दोस्तों स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों लगातार टॉप 20 क्वेश्चंस के माध्यम से जो भी अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी की दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। और जो भी आसपास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं के आसपास के, उनकी भी प्रैक्टिस आपको दोस्तों सेलेक्ट करके करवाई जा रही है। और टॉप 20 के माध्यम से अन्य क्वेश्चंस, अन्य पॉइंट्स भी आपको साथ में कराए जाते हैं, जिससे आपकी बहुत ही कम समय में और एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो साथ में आपको करीब एक क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी बताए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, अभी तक की करीब दोस्तों 30 या 35 वीडियोज़ चैनल पे पड़ी हुई हैं, जो एसएससी एमटीएस के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी से एनालिसिस करते हुए सारी क्लासेस कराई गई हैं। तो बहुत ही कम समय में आप एक अच्छा स्कोर करने के लिए उन सारी क्लासेस को चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। मात्र 10 या 12 मिनट्स की हर क्लास है, तो बहुत ज़्यादा आपका समय भी वहाँ से वेस्ट नहीं होगा। लेकिन एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस वहाँ पे कराए गए हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान का जो चतुर्थ भाग है दोस्तों, फोर्थ भाग, उसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा जाए दोस्तों, तो संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यही बताया गया है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों संविधान के अंदर। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा की जो मुख्य शाखा है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से दोस्तों जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पद्मा एक नदी है जो बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा है। और दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये जब संयुक्त होती हैं, एक जगह मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और अगला पॉइंट दोस्तों है, बांग्लादेश की राजधानी आपको पता ही होगा, ढाका है। और बोंगो सागर जो एक्सरसाइज है वो बांग्लादेश और भारत के मध्य होता है। संप्रीत एक्सरसाइज भी दोस्तों बांग्लादेश और भारत के मध्य होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, हुसैन सागर। तो इन दोनों शहरों को जुड़वा नगर के रूप में, शहर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और इनके बीच में हुसैन सागर जो झील है वो स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, तो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है इन दोनों को। और दोस्तों जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय उर्दू दिवस, राष्ट्रीय तमिल दिवस या गणित दिवस? तो 22 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 दिसंबर को पूरे भारत में, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महान जो गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, उनका जन्म दोस्तों हुआ था 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में एक ब्राह्मण परिवार में, आयंगर परिवार में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इसीलिए 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं? भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। तो संविधान का जो भाग 21 है उसमें दोस्तों जो संक्रमणकालीन उपबंध किए गए हैं उसमें अस्थायी संक्रमणकालीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था। नेहरू के द्वारा दोस्तों 370 अनुच्छेद तैयार किया गया था। और इसको दोस्तों किस में रखा गया है? भाग 21 के अंतर रखा गया है, जो कि जिसमें दोस्तों जो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हैं उनका वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना है? मीन्स दोस्तों यूरो अपनाने वाला अभी हाल ही में कौन सा 20वां देश बना है? तो ये दोस्तों बना है क्रोएशिया।
क्रोएशिया ने दोस्तों अभी हाल ही में जो यूरो है उसको अपनाया है और यूरो अपनाने वाला ये दोस्तों 20वां देश बन गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों अगला पॉइंट जो है उसमें लिखा है दोस्तों, इससे पहले इसकी जो मुद्रा थी वो क्या थी, कूनो थी, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर दोस्तों जो इस्तेमाल किसका करते थे, यूरो को। तो अब आधिकारिक रूप से दोस्तों इस क्रोएशिया ने यूरो को अपना लिया है कूनो की जगह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये स्थापना दोस्तों कांग्रेस के विरोध में की गई थी, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी घोषणा दोस्तों 2020 में की गई, आपको सभी को पता होगा। 19 जुलाई 2020 में इसकी घोषणा की गई थी नई शिक्षा नीति की। अगले क्वेश्चन, और दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको बता दें, ये जो नई शिक्षा नीति है ये किस समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसे जो है अपनाया गया, तो आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शोक कहा जाता है। लेहत्सो को, गॉडविन ऑस्टिन को, कंचनजंगा, धौलागिरी को। तो इसमें से दोस्तों किसको कहा जाता है, कंचनजंगा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया। तो 248 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 385, 284, 348। तो लगभग दोस्तों 390 के करीब तय की थी, लेकिन 385 दिया है, तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और 78 जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उनके साथ में दोस्तों इन्होंने यात्रा की थी 12 मार्च 1930 को साबरमती नामक आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके सांकेतिक रूप से नमक बना करके दोस्तों नमक कानून को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854, मैकाले विवरण पत्र 1835, 1813 चार्टर, ऑकलैंड विवरण पत्र 1839। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, जो वुड डिस्पैच 1854 है, इसको कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चार्ल्स वुड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, और उन्होंने दोस्तों 1854 में भारत के तत्कालीन राज्यपाल जनरल लॉर्ड डलहौजी के पास एक प्रेषण भेजा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है। खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय, पाली। तो आधुनिक जो देवनागरी लिपि है इसका प्राचीन स्वरूप दोस्तों कौन सा है। प्राचीन स्वरूप इसका है ब्राह्मी से ही ये उत्पन्न हुई है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्सिको फाउंडेशन और किसने हाल ही में भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये दोस्तों किसने शुरू किया है, पेप्सिको और केयर ने। भारत में दोस्तों जो केयर है, पेप्सिको और केयर फाउंडेशन ने भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी दोस्तों लिखा गया है। यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है, जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर केंद्रित है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेकंड में लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1942, 43, 1944, 1945। तो 5 जुलाई 1943 को दोस्तों ये नारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया गया था, सिंगापुर का जो टाउन हॉल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्लेस आपसे पूछा जाएगा। 1943 में जो सिंगापुर का टाउन हॉल था वहाँ पे इन्होंने नारा दिया,
और बाद में दोस्तों जो जापान की सेना थी उसके सहयोग से दोस्तों ये इन्होंने भारत में एंट्री किया और बर्मा के रास्ते दोस्तों भारत में एंट्री किया और अंग्रेज़ों का विरोध किया, जो ब्रिटिश सेना थी उसका दमन किया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16, 24, 22, 25। तो भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और अनुच्छेद लगभग दोस्तों 448 या 450 के आसपास हैं दोस्तों, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और भाग कितने हैं दोस्तों? का खा गा मिला करके कुल 25 भाग हैं। उसके पार्ट यदि मिलाए जाएं, वैसे मूल संविधान में 22 भाग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये दोस्तों फ्रांस से संबंधित हैं, फ्रांस के हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों दिया गया है, फ्रांस के स्टार खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास के लिए घोषणा की है। करीम का विवादों से हमेशा नाता रहा है। फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में खेलने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया था, जिसे बेंजेमा ने ठुकरा दिया था। तो ये जानकारी लिखी गई है इन्हीं के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो आप सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। शाक्य गणराज्य की तत्कालीन जो राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान जो कि नेपाल में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में जो अधिकतर वन पाए जाते हैं वो हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। इन्हीं को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। और ये जो वन पाए जाते हैं ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। कौन से पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों? चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक, बांसुआ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि का, विनिर्माण का, परिवहन का, बैंकिंग का। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जहां कृषि क्षेत्र का योगदान दोस्तों निरंतर घटता जा रहा है, वहीं सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग बढ़ता जा रहा है लगातार। तो इसमें घटा किसका योगदान है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृषि का। और सेवा क्षेत्र का योगदान कंटिन्यू दोस्तों बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक पॉइंट और दोस्तों दिया गया है। कृषि क्षेत्र से लगभग 19.83%, उद्योग से जो पार्टिसिपेट है वो 27.20% है। और सेवा क्षेत्र का योगदान 52.97, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है दोस्तों। और कृषि का योगदान पहले जो कि 50% से ज़्यादा होता था, वो घट के कितना रह गया है दोस्तों? 19.83% मात्र। आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है? तो ये दोस्तों कौन सा मिशन है? जल जीवन मिशन है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख सकते हैं। जीवन बदलने वाले मिशन ने लगभग 3 वर्षों की छोटी सी अवधि में 11 करोड़ अर्थात 56.84% से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति की है। और प्रधानमंत्री ने दोस्तों इसकी जो ये उपलब्धि है इस मिशन की, उसकी सराहना की है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए चैनल पे और ज़्यादा बेहतर से कार्य किया जा सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।